जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 12 नवंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बात हो रही है यहाँ पर नेशनल एजुकेशन डे की। तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि हमारे आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, बात हो रही है पहले एजुकेशन मिनिस्टर की, तो इनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। तो इन्हीं का जन्म दिवस होता है 11 नवंबर को दिन, और इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की, तो 1947 से लेकर के 1958 तक ये हमारे देश के शिक्षा मंत्री रहे थे। 1992 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और एक हमारा होता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो ये दोनों दिवस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है 24 जनवरी को। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में टाटा साहित्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है मशहूर भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब रस्किन बॉन्ड कौन है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारे एक भारत के लेखक हैं और इन्हीं के द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक लिखी गई है। कौन सी? जंगल बुक, जो आप देखते होंगे मोगली वाला, वह उसके ऊपर जो बुक है वह रस्किन बॉन्ड जी के ही द्वारा लिखी गई है। तो अभी इनको टाटा साहित्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले इनको भारत सरकार के द्वारा भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, और भारत का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे हम लोग पद्म भूषण के नाम से जानते हैं, इन पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अभी इनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है जिसका नाम है हाउ टू बी ए राइटर, यानी कि आप लेखक कैसे बन सकते हैं। तो पुस्तक के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे कि इसे लिखा है रस्किन बॉन्ड जी ने। और कल ही मैंने आपको बताया था एस हरीश के बारे में, जिनको जेसीबी पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? जेसीबी साहित्य पुरस्कार मिला है एस हरीश को। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में जारी एडलगिव हुरुन इंडिया फिलांथ्रोपिस्ट 2020 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यहां पर शीर्ष स्थान मिला है अजीम प्रेम जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हमारे देश में किस व्यक्ति के द्वारा सबसे ज्यादा पैसा परोपकार के कार्यों में खर्च किया जाता है, यानी कि हमारे देश के दानवीर कौन है? तो सबसे बड़े दानवीर हैं विप्रो कंपनी के अजीम प्रेम जी। दूसरे स्थान पे हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी के शिव नदार जी, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो हैं मुकेश अंबानी, ये रहे हैं तीसरे स्थान पे। आपको ध्यान रखना है कि ओवरऑल तो अजीम प्रेम जी शीर्ष पर रहे हैं, लेकिन अगर आपसे महिलाओं की सूची में पूछ लिया जाए तो रोहिणी नीलेकनी भारत की सबसे उदारवादी महिला रही हैं। तो ये आपके सामने पूरी लिस्ट है। अजीम प्रेम जी ये पहले स्थान पर रहे, 7904 करोड़ रुपए इन्होंने दान स्वरूप दिए। 795 करोड़ रुपए खर्च किए शिव नदार ने, यानी कि एचसीएल वाले। मुकेश अंबानी ने 458 खर्च किए। इसी प्रकार से आप देखेंगे कुमार मंगलम बिरला हैं, अनिल अग्रवाल हैं, अजय पीरामल हैं। तो इन लोगों के द्वारा भी दानवीरता के फील्ड में कार्य किया गया। अगला प्रश्न है, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट किस दल ने प्राप्त किया? तो सबसे ज्यादा सीट यहां पर मिली है राष्ट्रीय लोक दल को। किसे? राष्ट्रीय लोक दल को, जो कि तेजस्वी यादव वाली पार्टी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब 3-4 पॉइंट प्रमुख रूप से आपको यहां पर ध्यान रखना है। बिहार की अगर हम लोग विधानसभा की बात करते हैं तो इसमें आपको कुल मिलाकर के 243 सीटें मिलेंगी। वैसे बिहार में जो विधान मंडल है इसमें आपको विधानसभा भी मिलेगी, विधान परिषद भी मिलेगा। तो विधानसभा में यहाँ की 243 सीटें हैं।
और अगर किसी भी पार्टी को सरकार बनाना है तो उसे जरूरत होती है 122 सीटों की। तो राष्ट्रीय लोकदल इसको सबसे ज़्यादा मिली है 75 सीटें और भाजपा 74 सीटों के साथ में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाजपा और उसके सहयोगी दल यानी कि नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है जेडीयू, बाकी 2 अन्य पार्टियां और थीं, तो इन सभी को मिलाकर के 125 सीटें मिली हैं। और जो आपका महागठबंधन था यानी कि राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस था, सीपीआई की कई सारी पार्टियां थीं, तो इन सब ने मिलाकर के 110 सीटें जीती हैं। तो इनके ऊपर एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है दूसरे वाले चैनल पे, तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी बिहार की जनता को मैं यहाँ पर सलाम करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जिन पार्टियों ने कम से कम 1 सीट जीती है उनकी ये रही लिस्ट। आईपीएल 2020 का जो फाइनल मुकाबला है इसे किस टीम ने जीत लिया है, तो आपको ध्यान रखना है जो फाइनल मुकाबला यहां पर हुआ है वह खेला गया दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। दिल्ली कैपिटल्स को यहां पर मुंबई इंडियंस ने फाइनल मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया और इस प्रकार से चैंपियन बन गई है मुंबई इंडियंस। और आप ये ध्यान रखेंगे कि मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार यहां पर आईपीएल का टूर्नामेंट जीत लिया है, जो कि सभी टीमों में सर्वाधिक है। यहां से आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ऑरेंज कैप जो कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को मिलता है, ये मिला केएल राहुल को। पर्पल कैप मिला है कागिसो रबाडा को, इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं पूरे टूर्नामेंट के दौरान। बाकी एक नाम आप और ध्यान रखेंगे जो कि है ट्रेंट बोल्ट का। तो ट्रेंट बोल्ट ये फाइनल मुकाबले में रहे थे मैन ऑफ द मैच, तो इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनी हुई है, तो अगर आप लोग चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नवंबर 2020 में किस देश ने महात्मा गांधी जी के ऊपर विशेष संकलन यानी कि स्पेशल एंथ्रोलॉजी द गांधी एज आई अंडरस्टूड जारी किया? तो ये जारी किया है नेपाल देश ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, जिन्होंने हमारे देश के जो नेपाल में राजदूत हैं विनय मोहन क्वात्रा जी, उनकी उपस्थिति में आयोजित किए गए एक समारोह के दौरान जारी किया था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नाम इसका है द गांधी एज आई अंडरस्टूड और इसे नेपाली भाषा में कहा जा रहा है मैले बुझेको गांधी। अब इसका मतलब क्या है कि गांधी को कैसे आप समझ रहे हैं, एज आई अंडरस्टूड यानी कि गांधी जी वैसे हैं जैसे हम उनको समझ रहे हैं। नेपाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे भारत के 5 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। यहाँ पर आपको मिलेगा उत्तराखंड, फिर ये हो गया उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है बिहार, उसके बाद में है सिक्किम और यहाँ पर आता है पश्चिम बंगाल। तो इन 5 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है नेपाल और सबसे बड़ी इसकी सीमा है बिहार के साथ में। बाकी राजधानी काठमांडू में है, मुद्रा यहाँ की है रुपया, यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली और प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। और अभी नेपाल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारे सेना प्रमुख हैं एम नरावने जी, उनको इनके द्वारा सेवा मेडल से सम्मानित किया गया, यानी कि एक मानद जनरल की उपाधि दी गई थी हमारे सेना प्रमुख को। नवंबर 2020 में जारी बॉडी मास इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को यहाँ पर मिला है 196 पोजीशन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इस रिपोर्ट में 3-4 चीजें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। पहली तो आप यही ध्यान रखेंगे कि भारत रहा है 196 पोजीशन पर और ये जो रिपोर्ट है वह विश्व की एक प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल को पब्लिश करने वाली पत्रिका है जिसका नाम है द लॉन्सेट। तो इसके द्वारा जारी किया गया है। अब रिपोर्ट किसके ऊपर आधारित है? तो देखिए, एक हमारा होता है बॉडी मास इंडेक्स, जो कि किसी व्यक्ति का जो वेट होता है उसको और उसकी हाइट के अनुसार इस इंडेक्स को मेजर किया जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर आपको किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स निकालना है तो आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति का वजन लेंगे, यानी कि जो द्रव्यमान है किलोग्राम में, मान लीजिए कोई 50 किलोग्राम का है, फिर यहाँ पर नीचे आप लेंगे कि उसकी हाइट कितनी है। तो मान लीजिए हाइट आ जाती है 1.5 मीटर, तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे, तो जो आपकी वैल्यू आती है वह होती है बॉडी मास इंडेक्स। तो इसी के ऊपर रिपोर्ट को जारी किया गया द लॉन्सेट के द्वारा। रिपोर्ट में मुख्य रूप से 5 से लेकर के 19 वर्ष के आयु के जो भी हमारे बच्चे और बच्चियां होती हैं उनको मेजर किया गया। तो अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश में BMI रहा है 20.1। कितना है? 20.1 हमारे देश में रहा है। अगर हम लोग औसत लंबाई की बात करते हैं
तो हमारे देश में जो लड़कों की औसत लंबाई है उसके आधार पर रैंक रहा है 182 और लड़कियों में रहा है 180। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी रिपोर्ट में नीदरलैंड पहले स्थान पर रहा, यानी कि यहाँ के जो लड़के और लड़कियाँ हैं उनकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है। मोंटेनेग्रो रहा है दूसरे स्थान पे और एस्टोनिया रहा है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, भारतीय खगोलविदों ने किस नोबेल पुरस्कार विजेता के साथ ब्रह्मांड के रहस्यों के लिए साझेदारी किया है? तो ये साझेदारी की गई है एंड्रिया घेज के साथ में। किसके साथ में? एंड्रिया घेज, जिनको इस वर्ष फिजिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया था, उन्हीं के साथ में हमारे यहाँ के जो एस्ट्रोनॉमर हैं उनके द्वारा एक साझेदारी की गई है। तो साझेदारी का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य यह है कि जो भी हमारे ब्रह्मांड के रहस्य हैं उनका हम लोग मिल करके पता लगाएंगे। दूसरा यहाँ पर जो साझेदारी की गई है, दूसरा उद्देश्य यह है कि दूरबीन निर्माण में जो भी हमारे उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जो हमारे टेलीस्कोप होते हैं उनमें जो भी उपकरण प्रयोग किए जाते हैं उनके निर्माण के लिए सहयोग हुआ है। और 30 मीटर टेलीस्कोप हमारे यहाँ की एक स्कीम है, इसके डिजाइन के लिए समझौता किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वर्ष फिजिक्स में कुल मिलाकर के 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो एक थे रोजर पेनरोज, तो इनको अकेले मिला था ब्लैक होल फॉर्मेशन के बारे में, जो इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर प्रेडिक्शन किया था। बाकी रिनहार्ड गेंजल हैं और एंड्रिया घेज हैं, इन्होंने क्या किया था? तो इनके द्वारा एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की गई थी हमारे गैलेक्सी में। तो अंतरिक्ष के फील्ड में काफ़ी जानकारी है एंड्रिया घेज की और इसी के लिए समझौता इनके साथ में किया गया है। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट फाइनेंस इन दी कोविड टाइम के अनुसार पहली बार जोड़े गए हेल्थ केयर सिनेरियो में जीडीपी के कितने प्रतिशत की स्वास्थ्य पर खर्च की सलाह दी गई है? तो यहाँ पर सलाह दी गई है 2.1% की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब इस प्रश्न में काफ़ी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा 15वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह जी, यानी कि एनके सिंह जी इसके अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्हीं के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो इस समय जिस 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसका गठन किया गया था 27 नवंबर 2017 को। कब? 27 नवंबर 2017 को इसका गठन किया गया था। अब इसका मुख्य रूप से काम होता क्या है? तो जो हमारे देश में केंद्र सरकार के द्वारा टैक्स प्राप्त किया जाता है उस टैक्स का किस प्रकार से हमारे देश के जो राज्य हैं उनमें बंटवारा किया जाए, इसी के लिए इसका निर्माण किया जाता है। और अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा वित्त आयोग था उसे अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी 2020-21 से लेकर के 2024-25 के लिए। किसके लिए? 2024-25 के लिए। और पिछले साल जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था, इसीलिए इसने एक वर्ष डिले कर दिया। तो अब ये रिपोर्ट सौंपी गई है 2021-22 से लेकर के 2025-26 के लिए। और रिपोर्ट में आप ये ध्यान रखेंगे कि पहले जो हमारे राज्य थे उनको 42% टैक्स मिलता था, अब इसे घटा करके 41% कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और वित्त आयोग का मुख्य रूप से काम ही होता है कि किस प्रकार से जो केंद्र सरकार टैक्स कलेक्ट करती है उसका राज्य के बीच में बंटवारा किया जाए। जैसे जो हमारी राज्य सरकारें टैक्स कलेक्ट करती हैं उनका बंटवारा किया जाता है पंचायती राज संस्थानों में या फिर जो हमारी नगर पालिका के संस्थान होते हैं, और इसके लिए राज्यों में भी आपको वित्त आयोग देखने को मिलेंगे। तो राज्य वाले वित्त आयोग का आर्टिकल क्या है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने पल्ले प्रगति पंचायत सचिव ऐप और पल्ले प्रगति इंस्पेक्शन ऑफिसर ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है तेलंगाना राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि तेलंगाना राज्य की सरकार के द्वारा ये दोनों ऐप लॉन्च किए गए। ऐप का मुख्य रूप से काम क्या होगा? तो तेलंगाना राज्य की सरकार ने एक स्कीम शुरू की थी। स्कीम का नाम क्या था? तो इसका नाम था पल्ले प्रगति प्रोग्राम। क्या था? पल्ले प्रगति प्रोग्राम इस स्कीम का नाम था। और स्कीम के अंतर्गत जो भी हमारे ग्रामीण स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको बेहतर बनाना था
और जो भी हमारे गांव थे उनको डेवलप करने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। तो जो भी यहाँ पर गांव के विकास के लिए योजनाएं चल रही हैं पल्ले प्रगति के अंतर्गत, उन्हीं सबकी मॉनिटरिंग के लिए और इसमें सुधार के लिए इन 2 ऐप को लॉन्च किया है तेलंगाना राज्य की सरकार ने। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव जी। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये आयोजित होगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके बारे में जो उत्तर प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री हैं जिनका नाम है दारा सिंह चौहान जी, तो इनके द्वारा घोषणा की गई है। बाकी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का नाम आया है। तो आप यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र है वह भी आपका बन रहा है गोरखपुर में। इसके अलावा गोरखपुर में आपको देखने को मिलेगा एक चिड़ियाघर जिसका नाम शहीद अशफाकुल्ला खां के नाम पर रखा गया है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव है ये भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में, अगले साल होगा। पहला जो उत्तर प्रदेश का गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र है ये भी बन रहा है गोरखपुर में, और शहीद अशफाकुल्ला खां चिड़ियाघर ये भी बन रहा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने सच्चा समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है उड़ीसा राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो उड़ीसा राज्य के हमारे सीएम हैं नवीन पटनायक जी, और नवीन पटनायक जी के द्वारा जो भी राज्य के किसान हैं वे अपनी जल से संबंधित समस्याओं को दर्ज करवा सकें, उसका निराकरण करवा सकें, इसी के लिए लॉन्च किया गया है सच्चा समाधान मोबाइल ऐप। यानी कि इस ऐप के माध्यम से जो भी हमारे किसान होंगे वह सीधे राज्य के जल संसाधन विभाग से जुड़ेंगे, यानी कि जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है उससे ये लोग जुड़ जाएंगे और यहाँ पर अपनी जो भी इनकी जल से संबंधित समस्या होगी उसको दर्ज करवा सकेंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि उड़ीसा की सरकार ने सच्चा समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उड़ीसा की बात करते हैं तो राजधानी भुवनेश्वर में है, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नवीन पटनायक। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा कटक में। बाकी यहाँ पर आपको 2 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, सिमलीपल और सतकोसिया। बायोस्फीयर रिजर्व भी है एक जिसका नाम है सिमलीपल। और उड़ीसा के बारे में ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी जान लेते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। वित्त आयोग के हमारे अध्यक्ष हैं NK सिंह जी। कौन है? NK सिंह जी वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और इन्हीं के द्वारा अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, यानी कि अपनी इन्होंने जीवन आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग रिंग साइड। तो ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट पुस्तक है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ सेंचुरी ऑफ बीइंग रिंग साइड। हमारे यहाँ पर जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है इसके द्वारा अभी गंगा नदी के बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो गंगा नदी है इसके 49% भाग में आपको रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। यानी कि अगर हम लोग पूरे गंगा नदी को ले लें इसकी सहायक नदियों को छोड़ करके, तो इसके आसपास का जो रीजन है इसके 49% भाग में आपको बहुत ही विशाल जैव विविधता देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर जो हमारे जीव हैं या फिर जो हमारे जंतु हैं उनका एक विशाल संगम आपको देखने को मिलेगा। TCS यानी कि बात हो रही है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की। तो जर्मनी का एक हमारा बैंक है जिसका नाम है ड्यूस बैंक AG। तो इन्हीं का एक सिस्टम है जिसका नाम है पोस्ट बैंक सिस्टम AG। तो अभी हमारे यहाँ का जो TCS कंपनी है इसने पोस्ट बैंक सिस्टम्स AG के 100% शेयर को खरीदने के लिए एक समझौता किया है। हालांकि प्राइस अभी तय नहीं हुई है। भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका नाम था सत्यजीत घोष, इनका अभी निधन हुआ है। और न्यूजीलैंड की PM थी जिनका नाम है जैकिंडा अर्डन, इनकी भी एक बायोग्राफी प्रकाशित की गई है, यानी कि इनकी एक जीवनी है जिसका नाम है जैकिंडा अर्डन लीडिंग विद एम्पैथी। तो ये अभी प्रकाशित हुई है। तो ध्यान रखेंगे न्यूजीलैंड की PM जैकिंडा अर्डन की ये एक जीवनी है। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। अभी न्यूजीलैंड में हमारे भारतीय मूल की एक महिला मंत्री बनी है, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। कल मैंने आपसे पूछा था एमेट लेही अवार्ड 2020 किसे मिला? तो ये मिला है दिनेश काटरे को। किसे मिला? दिनेश काटरे को ये पुरस्कार मिला है।
आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, स्पीड कई बार मेरी वीडियो में ज़्यादा रहती है, क्योंकि अगर आप लोग इस प्रकार से वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा जो हमारे समझने वाली चीज़ें होती हैं उनको नहीं पढ़ना होता है। अब अगर मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियो बनाऊं तो वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसीलिए मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि टू दी पॉइंट, यानी कि आपकी परीक्षा के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं केवल हम लोग उन्हीं को डिस्कस करें, और जो कुछ थोड़ा बहुत समझने वाली चीज़ें हैं उनको हम लोग समझते हुए चलें। बाकी वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई राय होती है तो उसे भी नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं।